जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का डिलाइट्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अगले एपिसोड को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसी क्रम में बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम बात करते हैं छोटी आंत। यानी आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करने वाले हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की। आप जानते हैं छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से भोजन क्या होता है भाई, पच जाता है छोटी आंत के अंतर्गत। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि छोटी आंत कौन सी होती है, छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं और छोटी आंत के जो पार्ट होते हैं ना, उसका क्या क्या कार्य होता है। साथ ही साथ उसका हम कंपैरिजन बड़ी आंत से करेंगे। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, इसके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए, अगर मैं बात करता हूं छोटी आंत की, देखिएगा नाम छोटी लेकिन काम और आकार क्या होता है भाई, बड़ा होता है। छोटी आंत की बात करें तो देखिएगा ये लिखा गया हेडिंग, नाम छोटी लेकिन काम और आकार क्या होता है भाई, बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब है कि सर छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा छोटी आंत का जो डायमीटर होता है यानी व्यास जो होता है ना, वो व्यास क्या होता है, कम होता है। व्यास कम होता है, लेकिन लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है। तो आपके सामने एक प्रश्न उठता होगा कि सर लंबाई ज्यादा है फिर भी उसको हम छोटी आंत क्यों कह रहे हैं, जबकि बड़ी आंत की लंबाई कम होती है तो उसको हम बड़ी आंत क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा ये इसलिए होता है क्योंकि छोटी आंत का जो व्यास होता है ना, वो कम होता है। तो व्यास कम होने की वजह से भले ही लंबी है छोटी आंत, लेकिन व्यास कम होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, छोटी आंत कहा जाता है। तो आखिर लंबाई कितनी होती है भाई छोटी आंत की, तो कहेंगे सर 6 मीटर से लेकर के 6.2 मीटर के आसपास जो होती है ये छोटी आंत की लंबाई होती है। ठीक है, आपको फिगर में ये नजर आ रहा होगा। देखिए ये जो है ना नीले कलर की, ये आपकी छोटी आंत है। क्या है भाई, ये आपकी सॉरी ये जो अंदर वाली है ना, इसको देखिएगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड, देखिए ये जो आपको नजर आ रही है ये अंदर वाली जो घूमी हुई संरचना है अंदर वाली, ये आपकी कौन सी आंत है भाई, ये छोटी आंत है। देखिए ये वाली छोटी आंत होती है। ठीक है ना, क्या होती है भाई, छोटी आंत होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ये वाली जो अंदर वाली है आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है छोटी आंत। ठीक है, इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है मैंने बताया, क्योंकि इसका व्यास क्या होता है, कम होता है और लंबाई क्या होती है, 6 मीटर से 6.2 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, तो कहेंगे सर इसका जो व्यास होता है ना, यानी जो डायमीटर होता है ना, ये ज्यादा होता है। डायमीटर ज्यादा होने की वजह से बड़ी आंत को क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। हालांकि लेंथ की, इसकी लंबाई की मैं बात करता हूं तो इसकी जो लंबाई होती है ना, वो लंबाई कितनी होती है, तो कहेंगे सर इसकी लंबाई महज 1 मीटर से 1.5 मीटर के आसपास होती है। यानी 1 मीटर से 1.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, लेकिन व्यास ज्यादा होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है भाई, तो बड़ी आंत कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप इसको इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि छोटी आंत को छोटी क्यों कहा जाता है और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। यहां देखिए लिखा हुआ है इसकी लंबाई कितनी है, तो कहेंगे सर 6 मीटर से 6.2 मीटर, जबकि व्यास इसका क्या होता है, नैरो होता है, कम होता है, यानी पतला होता है। जबकि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 1 मीटर से 1.5 मीटर होती है और इसका जो व्यास होता है ना, क्या होता है, अधिक होता है, यानी वाइड कह सकते हैं, चौड़ी होती है। तो जो बड़ी आंत है आप देख लीजिए, ये आपको फिगर में नजर आ रही होगी। ठीक है, ये देखिए ये आपकी जो है ना, ये संरचना जो है ये बड़ी आंत की है। ठीक है, ये कौन सी आंत है भाई, ये आपकी बड़ी आंत है। आपको फिगर से भी नजर आ रहा होगा कि इसकी जो व्यास है ना वो ज्यादा है। व्यास क्या है भाई, इसका ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया भाई, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। अब मैं उन तीनों भागों की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, देखिए जो पहला भाग होता है उसे डेडूनम कहा जाता है, जिसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देखिए प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है,
क्योंकि ये जो है ना ये कहाँ खुलता है, तो कहेंगे सर सीधा सीधा किस में जाके खुल रहा है भाई, छोटी आंत का मुख जो होता है ना वो अमाशय, ये ऊपर वाला पॉइंट क्या कहलाता है, कहेंगे सर अमाशय होता है, अमाशय जिसे स्टोमक कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, स्टोमक कहा जाता है, ठीक है ना। ये अमाशय का जो मुख है ना वो सीधा कहाँ आके खुलता है, तो कहेंगे सर ये आके खुलता है छोटी आंत के अंतर्गत। ये आपको लीफ, जो लीफ रूपी संरचना दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है पैंक्रियाज, क्या कहते हैं भाई, पैंक्रियाज कहते हैं, यानी इसको कहा जाता है अग्नाशय, क्या कहा जाता है भाई, अग्नाशय कहा जाता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, लीवर के साथ। और ये आपको दिखा दे रहा होगा लीवर, जो लीवर होता है भाई इसको कहा जाता है यकृत, हिंदी में कहा जाता है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी होता है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्या होती है भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, ठीक है। आज जबकि पैंक्रियाज को क्या कहा जाता है, तो इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब बात आती है कि सर इसको प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए भोजन अमाशय के बाद सीधा कहां प्रवेश करता है, तो वो प्रवेश करता है छोटी आंत में, कहां प्रवेश करता है भाई, छोटी आंत में। इसकी वजह से छोटी आंत का जो पहला वाला पार्ट होता है जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है भाई, तो इसको प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो जेजुनम होता है इसके दूसरा वाला पार्ट क्या कहलाता है, वो जेजुनम कहलाता है। दूसरा वाला पार्ट क्या कहलाता है भाई, तो जेजुनम कहलाता है। सर जेजुनम का कार्य क्या होता है, देखिए जेजुनम का जो कार्य होता है ना वो केवल क्या करता है, बस जो छोटी आंत में संचित भोजन है, छोटी आंत के जो प्रवेश द्वार यानी ड्यूडेनम में जो संचित भोजन है ना उसको क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है, इसको ट्रांसफर करने का काम करता है किसके अंदर, तो कहेंगे सर लास्ट वाला जो अंतिम चरण होता है यानी इलियम वाले पार्ट में ट्रांसफर करने का काम करता है जेजुनम, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी कि इलियम के जगह आपको जेजुनम क्या करता है, इलियम के पास ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अब इसके विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे कि सर ड्यूडेनम का कार्य क्या होता है, जेजुनम का कार्य क्या होता है, इलियम का क्या कार्य होता है, ठीक है। उसके पहले हम बात करते हैं कि जो लीवर है और पैंक्रियाज, अमाशय, ये जाकर के कहां खुलते हैं, तो ये छोटी आंत के प्रवेश द्वार यानी डेड्यूनम में खुलते हैं। तो ये सब जो जूस या एंजाइम का जो स्राव करते हैं ना, वो जूस और एंजाइम जो आता है वो सीधा सीधा बचे हुए जो पार्टिकल होते हैं उसको छोटी आंत के प्रवेश द्वार यानी कि डेड्यूनम में पचाने के लिए ये स्क्रीट आउट करते हैं। क्या करते हैं भाई, एंजाइम का स्क्रीट आउट करते हैं, जो कि कहां सीधा आके मिलता है, तो ये जो स्टोर होता है भोजन ना अमाशय के बाद छोटी आंत में डेड्यूनम वाले पार्ट में, वहां जाता है और यहीं पे पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है, तो आप बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी वाली आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इनके सहायक अंग यानी यकृत की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपके सामने देखिएगा कि भोजन पचाने में और सहायक अंग कौन कौन से हैं। हालांकि ये ग्लैंड होती है यकृत, इसके विषय में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जाकर के देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये सीधा इसका आकर के अमाशय वाला पार्ट है आके खुल रहा है, और ये आप देख रहे हैं ये जो है ना ये आकर के मिल रहा है भाई, देख लीजिएगा ये सीधा सीधा आकर के डेड्यूनम वाले पार्ट में पैंक्रियाज वाला जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, अग्नाशयी रस जिसे कहा जाता है, ये पैंक्रियाटिक जूस यानी कह सकते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को कहां भेजता है भाई, तो स्क्रीट आउट करता है और अग्नाशयी रस को भेजता है डेड्यूनम वाले पार्ट में, जो कि छोटा वाला पार्ट होता है, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, जबकि यहां से जो होता है ये बाइल जूस, क्या कहते हैं भाई, लीवर जो है ये बाइल जूस का स्राव करता है, किसका भाई, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस का स्राव करता है, जिसे कहा जाता है पित्त रस, जिसे क्या कहते हैं भाई, पित्त रस कहते हैं, जिसका स्राव करता है लीवर। और ये पित्त रस कहां स्टोर होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पित्त रस कहां स्टोर होता है, तो ये गैल ब्लैडर में होता है। कहां स्टोर होता है भाई, गैल ब्लैडर में, लेकिन इसका नाम तो पित्त रस है, बाइल जूस है, एक प्रकार का कह सकते हैं जूस है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन इसके कलर की बात पूछ रहे हैं, इसका कलर कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, इसके कलर के विषय में भी आपसे पूछा जाता है। तो मैं अगर इसके कलर की बात करता हूं, बाइल जूस के कलर की मैं बात करता हूं, रंग की बात करता हूं, तो इसका रंग जो होता है ना वो हल्का हरा पीला होता है। याद रखिएगा, हल्का क्या होता है, हरा होता है, हल्का जो होता है वो हरा होता है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है पित्त रस, तो पित्त से आप पीला नहीं करिएगा ना, पित्त से आप पीला नहीं करिएगा, क्योंकि बाइल जूस का जो कलर होता है वो हल्का क्या होता है, हरा होता है। जो हल्का हल्का पीला टाइप हरा वाला होता है ना, वही वाला इसका कलर होता है,
ठीक है ना। अच्छा, ये किसकी वजह से हरा होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के शरीर में अगर किसी भी पदार्थ का अगर रंग है तो उसके पीछे एक पिगमेंट काम करता है, ठीक है ना। अलग अलग पिगमेंट काम करते हैं, तो याद रखिएगा इसमें एक पिगमेंट काम करता है जिसे कहते हैं बिलीवर्डिन पिगमेंट। क्या कहते हैं भाई? बिलीवर्डिन पिगमेंट इसमें काम करता है। यानी बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से पित्त रस का रंग हल्का क्या होता है भाई? हरा होता है। याद रखिएगा किसकी वजह से होता है? तो बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से पित्त रस का रंग हल्का हरा होता है। और दोनों का स्राव यानी बिलीवर्डिन पिगमेंट और बाइल जूस, ये दोनों का स्राव कौन करता है? तो कहेंगे सर ये जो लीवर है ना, यही दोनों का स्राव करता है। और ये कहां आता है भाई स्राव करने के बाद? तो कहेंगे जो डेड्यूनम वाला पार्ट होता है। याद रखिएगा जो डेड्यूनम वाला पार्ट होता है, छोटी आंत का जो पहला पार्ट जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं, यही जो बचा हुआ भोजन है इसको पूरी तरह से क्या कर देता है? पचा देता है। अब बात आती है थोड़ी सी लीवर के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए लीवर की बात करें तो स्टडी ऑफ लीवर यानी कह सकते हैं सर लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। याद रखिएगा हिपैटोलॉजी कहा जाता है। कहेंगे सर हिपैटो वर्ड अगर कहीं भी आपको नजर आ जाए ना साइंस में, तो समझ जाइएगा कि वो किसकी बात कर रहा है? वो लीवर की बात कर रहा है, ठीक है ना। और लॉजी का मतलब आप समझते ही हैं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, यानी कि लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? तो हिपैटोलॉजी कहलाता है। एक चीज और याद रखिएगा, जो हिपैटो से इसमें एक सेल पाई जाती है, जिसको कहा जाता है हिपैटो सेल। क्या कहते हैं भाई? हिपैटो सेल, एक सेल पाई जाती है जिसको कहते हैं हिपैटो सेल। उसके अंदर रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी लीवर, आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति का लीवर जो है ना वो 20% खराब हो गया है, तो 21 दिनों तक अगर वो परहेज कर देता है तो वापिस से उसका लीवर क्या हो सकता है? बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? मानव शरीर में केवल लीवर ही एक ऐसा ग्लैंड है, या कह सकते हैं आर्गन है, ग्लैंड है, जिसमें हेप्टिक सेल पाई जाती है ना, हिपैटो सेल पाई जाती है, जिसमें रीजनरेशन की क्रिया होती है कि अगर वो खराब भी हो गया है तो वापिस से क्या हो सकता है? बन सकता है ना। लेकिन ऐसा गुण और मानव में कहीं नहीं पाया जाता। हालांकि पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि पौधों को अगर काट भी दिया जाता है तो उसकी साइड से टहनियां निकलना चालू हो जाती है। इसका मतलब उनके अंदर रीजनरेशन की क्रिया पाई जाती है। लेकिन मनुष्य के अंदर कहीं भी रीजनरेशन की क्रिया नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। केवल किसको छोड़ करके? लीवर को छोड़ करके, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे सर हिपैटोलॉजी कहा जाता है। यानी कह सकते हैं हिपैटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। ये एक लीवर का अध्ययन होता है, यानी यकृत का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हिपैटो सेल पाई जाती है जिसके अंदर रीजनरेशन की क्रिया पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। याद रखिएगा जो लीवर होता है साथ ही साथ अग्नाशय होता है, ये दोनों क्या करते हैं भाई? लीवर तो अब मैंने आपसे बताया कि बाइल जूस का स्राव करता है। जो अग्नाशय यानी जो पैंक्रियाज होता है ना, ये क्या करता है भाई? तो कहेंगे ये अग्नाशयी रस का स्राव करता है। लीवर जो है वो बाइल जूस का स्राव करता है। ये सीधे कहां आते हैं? छोटी आंत में आते हैं। और छोटी आंत के जो पहला वाला पार्ट होता है, डेड्यूनम वाला पार्ट होता है, वहीं पर आते हैं और वहीं पर पूरी तरह से भोजन को क्या कर देते हैं? पचा देते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। एक लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर जो इसके पार्ट होते हैं ना, उनके क्या क्या काम होते हैं। अगर मैं इनके पार्टों के काम की बात करूं तो याद रखिएगा भाई क्या काम होते हैं। डेड्यूनम की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, देखिए पहली बात जो डेड्यूनम होता है पहला वाला पार्ट, इसे रिसेप्शन सेंटर कहते हैं। रिसेप्शन सेंटर का मतलब हुआ कि यहीं पे भोजन जा करके पहली बार अमाशय से स्टोर होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं तो छोटी आंत का सबसे पहला वाला भाग होता है भाई डेड्यूनम, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज इसका कनेक्शन क्या है, तो ये किससे जुड़ा होता है? तो यह भाग सीधे सीधे लीवर से जुड़ा होता है। साथ ही साथ लीवर किससे जुड़ा होता है? तो लीवर जो जुड़ा होता है पैंक्रियाज से जुड़ा होता है, यानी अग्नाशय से जुड़ा होता है, जो अग्नाशयी रस का स्राव करता है। याद रखिएगा
देखिएगा इसका जो कार्य होता है ना, यह यकृत और अग्नाशय से आने वाले पाचक रसों को प्राप्त करने के कारण यहीं पे भोजन पचाने का काम करता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन सा भाई? डेडुनम वाला पार्ट। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि डेडुनम वाले पार्ट का काम क्या होता है। तो उसका काम होता है कि यकृत से और अग्नाशय से यानी लीवर से और पैंक्रियास से जो भी पैंक्रियाटिक जूस चाहे बाइल जूस आता है वो कहां आता है भाई? तो डेडुनम वाले पार्ट में आता है और भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है ना। ये डेडुनम का पार्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं, याद रखिएगा, दूसरा जेजुनम की बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं जेजुनम की बात करूं तो याद रखिएगा जेजुनम का कार्य क्या होता है। तो मैंने बताया भाई ये इसका काम होता है हाई स्पीड ट्रांजिट का। यानी हाई स्पीड ट्रांजिट का मतलब हुआ कि इसका केवल कार्य होता है कि भोजन को ट्रांसफर कर देना। क्या करना भाई? पचित भोजन को ट्रांसफर कर देना। यानी कह सकते हैं कि सर ये भोजन का पाचन नहीं करता। जो लीवर के डेडुनम वाले पार्ट में भोजन पच गया है उसको क्या करता है? केवल ट्रांसफर करता है। यहां भोजन का अवशोषण भी नहीं होता। अवशोषण का मतलब होता है उसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। साथ ही साथ यह एकमात्र इसका कार्य होता है कि यह केवल भोजन को आगे यानी इलियम वाले की पार्ट की तरफ क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? ये जेजुनम कहलाता है, जिसको जे से आपके सामने डिनोट किया गया है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं इलियम की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं इलियम की बात करूं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा इलियम की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इलियम देखिए छोटी आंत का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? इलियम कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। अब जो इलियम होता है ना, इलियम वाले पार्ट में पाया जाता है विली, यानी बिलाई कह सकते हैं। ये इलियम वाले पार्ट में ही पाया जाता है। और इस बिलाई के अंदर याद रखिएगा इलियम के अंदर एक विशेष उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। ये आप जो संरचना देख रहे हैं ना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को विली कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसी को विली या कहीं कहीं बिलाई के नाम से कहा जाता है। आखिर सर इसका काम क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि पचा हुआ जो भोजन है ना, इसका अवशोषण करता है। पचा हुआ भोजन क्या करता है भाई? अवशोषण करता है। और जो उसमें अवशोषण का मतलब उसमें से जो पार्टिकल होते हैं, जो एनर्जी पार्टिकल होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं, उनको अवशोषित कर लेता है। और बकिया जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, ये अपने स्थान पर स्टोर कर लेता है, यानी संचित कर लेता है, ठीक है ना। तो ये अंगुली नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है भाई? बिलाई होती है। तो बिलाई जो होती है यानी विली जो होती है, ये अंगुली नुमी संरचना होती है। याद रखिएगा कैसी संरचना होती है? अंगुली नुमा संरचना होती है। इसका क्या कार्य क्या होता है सर? इसका कार्य होता है कि भोजन से जो पोषक तत्व है या कह सकते हैं भोजन का अवशोषण करने का काम करता है बिलाई। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, यहां से आपका खत्म होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, उसके विषय में यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये वाली जो पार्ट होता है ना, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट होता है, इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं भाई? लार्ज इंटेस्टाइन इसे कहा जाता है, यानी बड़ी आंत कहा जाता है, ठीक है ना। अब मैं इस बड़ी आंत की बात करता हूं तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कोलोन, याद रखिएगा कोलोन, दूसरा भाग होता है सिक्कम, दूसरा भाग क्या होता है भाई? सिक्कम। और तीसरा भाग होता है रेक्टम। तीसरा भाग क्या होता है भाई? रेक्टम। यानी कह सकते हैं कि इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका कोलोन होता है, दूसरा सिक्कम होता है और तीसरा क्या होता है? रेक्टम होता है। याद रखिएगा जो आपने देखा होगा ना, क्या होता है इस वाले आंत का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना इस वाले आंत का यानी बड़ी आंत का, उसके पहले वाले पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है भाई? जिसका नाम है ई कोली बैक्टीरिया। याद रखिएगा ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है। ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि मनुष्य के शरीर में सहजीवी के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है भाई? सहजीवी के रूप में रहता है। अब सहजीवी क्या होता है सर? सहजीवी क्या होता है? ये बड़ी आंत में पाया जाता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि बड़ी आंत में पाया जाता है और मनुष्य के शरीर में किस रूप में रहता है? सहजीवी के रूप में। सहजीवी का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो आपके बॉडी के साथ साथ रह रहा हो और आपको भी फायदा पहुंचा रहा हो और उस
आपकी वजह से उसको भी फायदा हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है भाई? सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी सहजीवी के रूप में कहा जाता है। तो ये जो इकोली बैक्टीरिया होता है ना, ये सहजीवी के रूप में होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये करता क्या है? हमारे अगर बॉडी में रहता है, यानी बड़ी आंत में रहता है, तो करता क्या है? देखिए, जो पचित भोजन है ना, पचित भोजन, ई कोली बैक्टीरिया का कार्य होता है कि जो पचित भोजन है उसको मल पदार्थों में बदलना। किसमें बदलना भाई? मल पदार्थों में बदलने का काम करता है ई कोली बैक्टीरिया। तो कहेंगे सर ये तो मल पदार्थ में बदलाती तो हमारा काम किया, अपना काम क्या करता है? तो ये अपना काम ये करता है ना, ये उसी वेस्टेजियल फूड को खाता है। याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया जो है ना उसी वेस्टेजियल फूड को खाता है, यानी कि ये फूड खाने की वजह से उसको किस में बदल देता है? मल पदार्थ में बदल देता है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मल पदार्थ का जो कलर होता है ना, मल जो पदार्थ होता है जिसका कलर, यानी कह सकते हैं कि मूत्र का कलर और मल पदार्थ का जो कलर होता है वो कैसा होता है भाई? पीला होता है। तो ये किस पिगमेंट के कारण होता है? तो कहेंगे सर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है यूरोक्रोम। क्या कहा जाता है? यूरोक्रोम कहा जाता है। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से मूत्र का रंग पीला और मल पदार्थ का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। देखो, लास्ट में जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट्स मैं आपको देता चला जा रहा हूं। याद रखिएगा, असफलता जो होती है फ्रेंड्स, वो असफलता आपको बार बार परेशान करेगी। यानी सफलता में समय लगता है, सफलता में समय लगता है। अगर आप एक बार असफल हो गए हैं तो रोने की बात नहीं है, ठीक है ना? याद रखिएगा, असफलता जो है वो बार बार आपको परेशान करती है, लेकिन अब एक बार सफलता जो होती है वो आप समय मांगती है, तो रोने की बात नहीं है। तो कहेंगे आपके लिए, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। अरे यार, तू जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।